दोहा कतर में गुज़िश्ता रोज़ जंगबंदी के माहिदे के ऐलान से अब तक गज़ा पर जारी मुसलसल इसराइली हमलों में मज़ीद 75 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। उनमें 21 बच्चे और 25 ख़वातीन हैं कम अज़ कम। आज इसराइली काबीना का इजलास मुजव्वज़ा माहिदे की मंजूरी के लिए होने वाला था। हमास के बारे में तो आप जानते हैं कि उसने पहले ही मंजूरी दे दी थी, मगर बहाना ये तराशा गया है तल अबीब में कि हमास तयशुदा माहिदे की कुछ शराइत से पीछे हट रही है। यानी माहिदा अभी नाफिज नहीं हुआ है, इल्ज़ाम पहले लग गया है कि वो माहिदे की शराइत से पीछे हट रही है। लिहाजा सूरत हाल वापस होने तक काबीना का इजलास नहीं होगा। अलबत्ता हमास ने अपने एक बयान में कहा है कि वो समझौते पे पूरी तरह कारबंद है। इसराइल में दरअसल अंदरून खाना तलवार चल रही है। नेतन्याहू के दो अहम इत्तेहादी बेन गवीर, जिनके पास नेशनल सिक्योरिटी का महकमा है, और बेजलिल क्या है पर वज़ीर ख़जाना, वो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म उन्हें ये यकीन दहानी करवाएं कि यरगमालियों की रिहाई मुकम्मल होने के बाद जंग दोबारा शुरू कर दी जाएगी ताकि हमास को तहस नहस करने का काम मुकम्मल हो सके। हमारे साथ तुर्की से मशरिक़ वस्ता पे निगाह रखने वाले तज्ज़ियाकार तलहा अहमद मौजूद हैं। तलहा, मुझे ये खौफ क्यों है कि ये जो माहिदा है इसके सिर्फ दो हिस्सों पे, पहले दो मरहलों पे ही अमल हो पाएगा, तीसरे मरहले की शायद नौबत ना आए, जिस तरह की इसराइली नफ्सियात हम देख रहे हैं पिछले 15 महीने से। आप क्या कहते हैं? अच्छा, जहाँ तक ये सीज फायर और इस डील का ताल्लुक है, ये वही डील है जो आज से साल पहले मई जून में डिस्कस हुई थी, और लोगों को पता है कि हमास की रिजर्वेशन थी कि इसराइल जो है वो हो सकता है इसकी 1-2 फेज को फॉलो करे, थर्ड फेज को फॉलो ना करे जी। तो ये डील इसराइल की तरफ से जान के पुटअप की थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमास और जो उस वक्त के सरबराह याह्या सिनवार थे, उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी। और फिर हमने देखा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी यू टर्न लिया कि ये डील बेसिकली इसराइल से नहीं हमास की तरफ से आई है, हालांकि ये पिचअप इसराइल ने की थी। तो अभी तो ये देखना जा रहा है कि अभी भी अब उन्हें फोर्स किया जा रहा है। दूसरा, नेतन्याहू ये चाह रहे हैं कि वो शो करें कि ये डील हमारे फायदे की है और हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट की है। इस वजह से वो टाल मटोल से और टाइम बाय कर रहे हैं कि हमास जो और अमेंडमेंट्स जा रही है क्योंकि ये डील इसराइल की फेवर में है। हालांकि देखा जाए तो ये वही डील है जो इसराइल ने रिजेक्ट की थी आज से साल पहले। तो इस वजह से इसराइल के अंदर भी इंटरनली, क्योंकि हमने देखा है कि ये बात चल रही है सीज फायर से, लेकिन एक साल पहले तक ये बात काफी आगे तक चली गई थी। लेकिन मैं अपने खौफ के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो शुरू के 2 मरहले होंगे इस डील के, उसमें तो इसराइल इंटरेस्टेड होगा, उसके वजह से जाहिर है उसके सारे यरगमाली उसे वापस मिल जाएंगे। उसके बाद वो क्यों इंटरेस्टेड होगा कि जंगबंदी कायम रहे? अच्छा, इसमें भी ये हमास ने इस डील में काफी टाइम लगाया है और उसने सारे इसकी लीगल एस्पेक्ट्स देखे हैं। और हमने देखा जब ये पहले भी निगोशिएट हो रही थी तो हमास की डिमांड थी कि आप इसमें गारंटर डालें। तो अभी इस डील में यूएस, कतर और इजिप्ट एज अ गारंटर आ रहे हैं, जिसको पहले इसराइल अपोज कर रहा था। तो अब हमास ने सिर्फ लूप होल लॉ का नहीं छोड़ा, उसने बीच में जो गारंटर्स ऐड किए हैं, इसकी वजह से इसमें जरा डील में स्ट्रेंथ है और हमास के पास बेटर नेगोशिएशन पोजीशन है कि वो बाद में इसमें डील भी कर सके। मैंने सुना है कि बाकायदा नक्शे भी मुंसलिक किए गए हैं मुसव्वदे के साथ। इज दिस राइट? हाँ जी, हाँ, इस वजह से भी उन्होंने, क्योंकि हमने देखा है कि जो लबनान की डील हुई है, लबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से किसी किस्म का एक डिटेल्ड ग्राउंड वर्क नहीं मांगा गया था सीज फायर से मुतालिक, और उसमें जो लूप होल्स को इसराइल ने एक्सप्लॉइट किया है। हमास ने इस दफा वो वर्कआउट किया और वो जो गैप्स हैं उनको पूरी तरह लीगली और वैसे भी उनको फिल करने की कोशिश की है। अच्छा, ये बताइएगा तला कि इजरायली कैबिनेट को आज अप्रूव करना था, अब वो मामला जुमे पे चला गया है। वहाँ पे ये जो फर्दर एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, नेतन्याहू के जो एलाइज हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। वहाँ पर कितना इम्कान है कि इस डर से कि गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये इसको मज़ीद इसमें ताख़ीर करें या इसमें रखने डालें? अच्छा, इसमें पहले भी हमने देखा है कि
अभी भी जितने भी लीक्स सीज फायर या डील्स के मुतालिक आ रहे हैं वो इसराइल की तरफ से आ रहे हैं। और हमने देखा कि नेतन्याहू का एक एडवाइजर भी इसराइली जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने उसको अरेस्ट भी किया था, क्योंकि उसने डील की कुछ जो पॉइंट्स थे वो मीडिया में लीक किए थे। तो हम देख रहे हैं कि एक सबोताज का एंगल भी है जो गुज़श्ता 1 साल से चल रहा है, और नेतन्याहू जान के ये चीजें लीक करता है ताकि जो फार राइट का है वो प्रेशर आए और उसकी बेसिस पे इसराइल इसको निगेट कर सके। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि बात गुज़श्ता कुछ महीनों में सीज फायर से बहुत आगे चली गई थी। इसराइल के जो फार राइट की पार्टीज थी वो सीज फायर की नहीं, वो एनेक्सेशन की बात कर रही थी, और एक हमने जर्नल प्लान देखा था जो ऑफिशियली पब्लिश भी किया गया कि अब हम जो नॉर्दर्न गजा है इसमें सेटलमेंट्स बनाएंगे, और उसके लिए टूवर्स और जगह भी देखी जा रही थी कि किस जगह रिजॉर्ट बनेगा, किस जगह क्या बनेगा। तो उनके प्लान्स तो काफी आगे थे, और स्पेशली जो नॉर्दर्न गजा थी उसके एनेक्सेशन के चक्कर में थे। लेकिन अब तो वो एनेक्सेशन दूर की बात, इन्हें जंग भी खत्म करनी पड़ रही है। तो ये उनकी फार राइट के लिए कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, उनके लिए सेलिंग पॉइंट नहीं रहेगा। और दूसरा, इससे ये इम्प्लीकेशन जा रही है कि इसराइल जितनी मर्जी जंग कर ले, ये किसी भी मिलिटरीली फेल हो गया है हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए। दूसरा, इसमें नेतन्याहू की पर्सनल पॉलिटिक्स ये है, क्योंकि जो ही ये जंग कंक्लूड होगी तो हमने देखा इस जंग के दौरान भी काफी हाई रैंकिंग सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर ने 7 अक्टूबर की नाकामी की बेसिस पे रेजिग्नेशन दिया, और बाकी भी इन्वेस्टिगेशन अंडर वे हैं। तो जो ही ये जंग कंक्लूड होती है, एक फर्दर बिगर इन्वेस्टिगेशन होगी जो 7 अक्टूबर के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनकी तरफ इशारा करेगी। तो नेतन्याहू उस सर्कल में भी आ रहे हैं, और हम देखेंगे कि नेतन्याहू और इसराइल की जो टॉप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी शायद सीन से रिमूव करना पड़े इसराइली स्टेट को एज अ होल। अच्छा तला, ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इसराइल को एक स्वीटनर ये भी दिया गया है कि अगर आप इस डील के साथ किसी भी तरह से स्टिक रहें, नथी रहें, तो उसके बदले जो नई ट्रंप इंतज़ामिया है वो तरजीही बुनियाद पे इसराइल और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात के क़याम के लिए पूरा जोर लगा देगी। अच्छा, वो जो सऊदी अरब के साथ देखा हमने, जैसे कि वो इब्राहिम अकॉर्ड हुए, उसके बाद भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी ममालिक के साथ डिप्लोमेसी तेज की गई जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बातें की गई। लेकिन हमने देखा सऊदी अरब की तरफ से कुछ डिमांड्स हैं जो इसराइल से बियॉन्ड है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट की बात है जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्कस भी की है। लेकिन उसका ज्यादातर ताल्लुक एक तो जंग खत्म करने से है, और उसके बाद बेसिकली अभी तक जो सऊदीया की ऑफिशियल पोजीशन है, दे आर आस्किंग फॉर कोई ऐसी कमिटमेंट हो जो सेलेबल हो टुवर्ड्स द अरब पब्लिक। और स्पेशली जिस तरह की इसराइल के ब्रुटैलिटी रही है पिछले 1 साल में, ये अब सेलिंग पॉइंट काफी मुश्किल हो गया अरब वर्ल्ड में। और इसी वजह से देखा है कि थ्रू आउट द लास्ट 2 ईयर्स सऊदी अरब ने काफी हार्ड स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, और उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट की है किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन। तो अभी भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब तक वो अगेन हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन हुई, और 7 अक्टूबर का इट होल मकसद एक ये भी था कि वो नॉर्मलाइजेशन को ब्लॉक किया जाए। तो अभी भी अगर इस किस्म की कोई नॉर्मलाइजेशन होती है, उसमें स्टिल एक फलस्तीनियन एंगल फिर भी रह जाएगा जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता। वो तो जाहिर है, वो तो कबाब में हड्डी है। अच्छा तलहा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चले जी जंग भी बंद हो गई, जो बेघर लोग हैं वो वापस अपने इलाकों में भी चले गए, इसराइली फौजें भी गजा से वापस आ गए, लेकिन मामला इतना सिंपल तो नहीं लग रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है गजा का जंगबंदी के बाद का, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसराइल चाहता है कि गजा का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो, चूँकि उसने बहुत मेहनत की है नस्ल कुशी में, लिहाजा उसके पास रहे, भले गजा का इंतज़ाम कोई बैनुल-अक़वामी ढांचा या फ़लस्तीनी अथॉरिटी संभाले। इत्तलात हैं कि यूएई और अमेरिका के साथ मिल के इसराइल गजा के लिए एक फ्यूचर इंतज़ामी ढांचा भी काम कर रहा है, जबकि जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उसने भी खुल्लम खुल्ला क्लेम किया है, और हमास ने भी कहा है कि ठीक है आप अपनी अपनी ताकत आजमा लें, हम तो वहीं के वहीं हैं,
तो ये एक क्राइसिस डेवलप होने की इसमें जरासीम है या नहीं है? अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि सीज फायर के दौरान भी हमास जो है वो पोस्ट वॉर सिनेरियो को डिस्कस कर रही थी, इसीलिए जो कैदियों की एक्सचेंज और जो बड़ा पॉइंट है, हमास बेसिकली मरवान बगूती जो एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है फलस्तीनियन, उनकी रिहाई भी इसीलिए चाह रही है कि हमास बैक डोर पे, हमने देखा चाइना में भी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें डिफरेंट फलस्तीनियन फैक्शंस ने हिस्सा लिया। हमास एक पोस्ट वॉर स्ट्रक्चर पे भी काम कर रही है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि फलस्तीनियन अथॉरिटी भी ब्लॉक करना चाह रही है मरवान बगूती की रिलीज को। तो हम देख रहे हैं कि हमास इटसेल्फ भी काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ, मगर इसराइल हमास की वापसी किसी भी शक्ल में कैसे बर्दाश्त कर सकता है? असल में हमास इटसेल्फ भी अभी नहीं चाह रही कि वो खुद ही सोली गजा को रन करे। हमास का अभी भी हमने जो देखा है गुज़श्ता कुछ माह से, उसका स्टैंस यह है कि वो इसको फलस्तीनियन स्टेट की तरफ ले जाना चाहते हैं और एक नया स्ट्रक्चर तश्कील देना चाहते हैं जो वेस्ट बैंक और गजा दोनों को इकट्ठा मैनेज कर सके। और इसमें काफी निगोशिएशंस भी हुई हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं पहुंच सका। अच्छा, इसराइल कुछ ऐसे कैदियों को, हालांकि हमास की लिस्ट में है उनके नाम, वो कह रहा है कि वो शायद रिहा ना करे, इसलिए कि उसका कहना है कि 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्विस थे। तो ये भी एक वजह तनाज़ा तो है। हाँ, इसमें जो थर्ड बेसिकली जो पहला फेज है उसमें सिविलियंस का एक्सचेंज है, और जो सेकंड और थर्ड फेज है वो बेसिकली उसमें जो पॉलिटिकल कैदी हैं उनकी डिस्कशन और उनकी एक्सचेंज की बात है। ये एक नोट ऑफ कंटेंशन बन सकता है, हालांकि साल पहले ऑलरेडी नाम डिस्कस हो गए थे, उन लिस्ट पे बात भी हो गई थी, लेकिन अब हो सकता है इसराइल सबोताज के लिए उन नामों पे ऑब्जेक्शन करे। और हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्शन सिर्फ इसराइल की तरफ से नहीं आ रहा, मरवान बगूती पे इटसेल्फ फलस्तीनियन अथॉरिटी ने भी ऑब्जेक्शन की है उनकी रिलीज पे। तो हम देखेंगे कि मरवान अगर रिहा होते हैं तो फिर महमूद अब्बास को डायरेक्ट खतरा है, इसलिए कि मरवान बहुत पॉपुलर है। जितना मरवान बरगूदी साहब पॉपुलर है उतने ही अनपॉपुलर महमूद अब्बास साहब है। ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें हमास का एक स्टांस है। जब बात हुई थी फॉरेन पीस कीपिंग फोर्सेस की जो यूएई और इजिप्ट डोमिनेटेड, तो हमास ने कहा था कि हम किसी भी नॉन फलस्तीनियन एंटिटी की फलस्तीन की मैनेजमेंट में उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर नॉन फलस्तीनियन कोई आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चल सकेगी या उसको कोई बाकी पार्टीज भी एक्सेप्ट करेंगी। थैंक यू सो मच तलहा अहमद, आपने हमारी जो गुफ्तगू है, सवालात हैं, बहुत ही मयारी अंदाज में आपने आगे बढ़ाया। तो भाई साहब, अभी पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजरना है। अभी तो जंगबंदी पहले होनी है, उसके बाद उस पे अभी तो अमल दरामद उस पे पूरा हो जाए, ये दुआ करें। अभी तो मतलब ये तो जाहिर है कि वो आगे का सोच रहे होते हैं जब नेगोशिएट करते हैं, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारे पूरे कांटे। वैसे यार, अगर आपके सामने एक कमीना दुश्मन होना, मतलब जानी दुश्मन हो कोई मसला नहीं, कमीना दुश्मन जो होना, वो अजीब ही सूरत हाल होती है। इस वक्त वहाँ ये सूरत हाल दरपेश है। और वो जो है वो सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं। नहीं वो बेचारे वो नहीं उनके लिए ये कि उनके लिए भी कल से शायद गिरना बंद हो जाए, और अभी भी वहाँ पे चल रहा है। और एतवार से पहले इसराइल की कोशिश है कि जितने बच्चे और मतलब नस्ल कुशी कर सके, इसलिए कि बाद में पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। तो ये सूरत हाल है।